कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं और फिर से अपने चीर पंचित अंदाज में आप लोगों से वही कहते हुए कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। और आज की आपके इस टेस्ट में हमने संकलित किया है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन जिनको अब तक मैंने पढ़ाया हुआ है। तो देखते हैं आप लोगों ने हमसे कितना सीखा है, अभी तक आप लोगों को कितना हमसे जानकारी प्राप्त हुई है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सका है। तो आपका सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। रेडियो कार्बन 14 के नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो आपका सही उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता या वर्ण एक रूपता भी थी। सुमेरिया, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण एवं श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाण से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी कि मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट यानी कि चीन की सभ्यता से संबंध है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपका सही उत्तर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर, जिसे बलूचिस्तान के भी नाम से जाना जाता है, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो प्रेजेंट टाइम में मेरठ जिला में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरातन स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौड़ा, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, आपके महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े शहरों की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो हैं वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं, और लोथल एवं कोतदा जो हैं वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, और जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतड़ा, वर्णावली, मांडा, राखीगढ़ी। तो आपका सही उत्तर है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा गुजरात के
कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। आलमगीर से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोतदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है और सुरकोतदा की खोज सन 1964 में जेपी जोशी ने किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो आपका सही उत्तर है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्विशधती और सरस्वती नदी घाटी निर्माण में जो आपकी घग्गर नदी का क्षेत्र है वो सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण के रूप में किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा? तो आपका सही उत्तर है सेलखड़ी। हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंध प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं, जिसे टेराकोटा कहा जाता है, प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग? तो आपका सही उत्तर है कांस्य युग। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जाने सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्वान मानी जाती है, परंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक ही रही थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? तो आपका सही उत्तर है कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार की फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद फिर हुआ क्या कि कपास की खेती सर्वप्रथम जब हड़प्पा वासी इसको शुरू किए तो कपास को यूनानी लोग सिंडन के भी नाम से जानते थे। चेस यानी कि शतरंज की शुरुआत सबसे पहले हड़प्पा वासी द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय? तो आपका सही उत्तर है शहरी। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वह आपकी नगरीय सभ्यता थी या फिर शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी की 6ठी शताब्दी में पूरा हुआ और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और यामयार, जिसको खानाबदोश भी कहा जाता है, व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है।
शहर होने के लिए सर्वप्रथम शर्त खेती के अतिरिक्त उपज का होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर किसी कार्य में संलग्न हो। ठीक है, तो इसके बाद फिर हुआ क्या कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिष्ठित, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प कला, समृद्धि एवं अलंकारिक एवं बाध्य व्यापार पर आधारित हुआ करती थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो आपका सही उत्तर है ईंट से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाकर के आग के द्वारा पकाया गया प्रयोग में लाया जाता है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 का था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार में करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर था। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ? तो आपका सही उत्तर है कपास। जो आपके हड़प्पावासी थे उन्होंने सबसे पहले कपास की खेती को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। जो आपका वैदिक काल है, इस वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है, जिसको पहले वाले को कहते हैं ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आपके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर अभी मैंने आपको बता दिया, क्या? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, जो आपका वैदिक काल है इसको 2 भागों में बांटा गया था, जिसको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान? तो आपका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द आर्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों को भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आपका सही उत्तर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आर्यों की विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था, जिसे कुलग्राम, वेश, जन, राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक को राजन कहते थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू? तो आपका सही उत्तर है तंबाकू। जैसे पूर्व वैदिक साहित्य में जो अनाज थे उनमें गोधूम, जिसको गेहूं के भी नाम से जाना जाता है, ब्राह्मी, जिसे चावल के भी नाम से जाना जाता है, आदि की चर्चा की गई है, लेकिन ये जो आपका तंबाकू है इसका कहीं प्रमाण नहीं मिला है। अगला,
उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। तो आपका सही उत्तर है श्रमण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को भ्रमण के नाम से भी जाना जाता है, जिसको श्रमण भी कहते हैं। अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शल्वसूत्र, छंदोरोग्य उपनिषद। तो आपका सही उत्तर है शल्वसूत्र। जो आपकी वैदिक गणित है, इस वैदिक गणित का सबसे पहले प्रमाण जो है मिला है आपके शल्वसूत्र में मिला है। शल्वसूत्र को शल्वसूत्र संस्कृतम के सूत्र ग्रंथ भी कहते हैं, जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शल्वसूत्रों में ज्ञान वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों की विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीन ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आपका सही उत्तर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्य, वेद उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्य, वेद, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो आपका सही उत्तर है वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, वेद के विभाग 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, ऋज रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, रज को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। अगला, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 13। तो आपका सही उत्तर है 24। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान समय में 24 तीर्थंकर हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी जी तक माना जाता है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का? तो आपका सही उत्तर है, जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? तो वह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक या फिर इसे पाली त्रिपिटक के भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है 3 पिटारी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, जिसे महायान, थेरवाद, वज्रयान और मूल सर्वास्त्रीवाद और नवयान आदि सभी मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया? कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा, कुंडूग्राम। तो आपका सही उत्तर है कुशीनगर।
पहले जो आपका कुशीनगर है इसे कसिया बाजार के भी नाम से जाना जाता था। इसके बाद कसिया बाजार का नाम आधिकारिक तौर पर कुशीनगर बदल दिया गया, जो कि अब पहले नगर पालिका बना। यह बौद्ध तीर्थस्थल है जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल और धर्मपाल? तो आपका सही उत्तर है धर्मपाल ने। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र यानी कि विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले के अंतर्गत गांव है जहां पर विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। प्रसिद्ध पंडित अति दीपशंकर यही शिक्षण किया करते थे। अगला प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली? तो आपका सही उत्तर है अशोक। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन 250 से 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई थी। संभवतः यही संगत सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, किंतु अशोक के शिलालेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत? तो आपका सही उत्तर है पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना पाली भाषा में की गई। पाली साहित्य का मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, किंतु इसका कोई भी भाग बुद्ध के जीवन काल में व्यवस्थित या लिखित रूप धारण कर चुका हो, इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता है। अगला, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन? तो आपका सही उत्तर है अशोक। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के ही शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला प्रश्न, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए? तो आपका सही उत्तर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप हैं, जिनमें से स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी? तो आपका सही उत्तर है जांत्रिक। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर के इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। अगला प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुंजा, त्रिशला, देवांदी? तो अभी मैंने आपको बता दिया इसका उत्तर कि उनकी माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम था त्रिशला। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड में आपके जनपद दिए गए हैं और दूसरे साइड में आपकी राजधानी दी गई है। गांधार, सुरसेन, वत्स, कौशल ये आपके जनपद हैं। राजधानी है मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे पुरुषपुर, जिसको आधुनिक समय में पेशावर के नाम से जानते हैं, तथा तिक्षशिला इसकी राजधानी थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ राज करते थे। वत्स या वंश या वश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र केंद्रित है और उत्तर पूर्व में यमुना नदी के तटवर्ती भूमि के क्षेत्र में जो है वह आपका सम्मिलित था। इलाहाबाद से लगभग 30 मील दूर पर आपका कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के आसपास है। इसकी प्रथम राजधानी साकेत, जिसे प्रेजेंट टाइम में अयोध्या, और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठे। इनके बचपन का नाम कुड़िक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गए। अजातशत्रु अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया हुआ था। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो आपका सही उत्तर है उदयन। ठीक है। पाटलिपुत्र राज्य के बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। इस शहर को पुराने समय से ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के लिए बनाया हुआ था। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है कालाशोक। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के काल को मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन, जो कि प्रेजेंट टाइम में आधुनिक समय में पटना में है, में मगध की राजधानी का स्थानांतरण। अगला प्रश्न, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपके ऑप्शन हैं, पहला फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो आपका सही उत्तर है बेबीलोन में। सिकंदर के वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे प्रबल विरोध जो है वो मालवा तथा क्षुद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गए, फिर भी मालव नरेश पराजित हो गए। सिकंदर ने यहाँ भीषण नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेना में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के, चिनाब के। तो आपका सही उत्तर है झेलम के। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर के उसका राज्य उसे वापस कर दिया था। पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। अगला,
किस प्रकार का मृगभाण, जिसे पाटरी के भी नाम से जाना जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले मृगभाण, चित्रित भूषण मृगभाण, उत्तर काले पालिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो आपका सही उत्तर है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, जो कि आपके 1100 से लेकर के 400 ईसा पूर्व में माने जाते हैं। 1930 ईस्वी में प्रथम स्थल तक्षशिला की खोज हुई। अब तक 1500 स्थल खोजे गए, जिनमें से 70 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई है। तांबा प्लस लोहे के उपकरण का भी प्रयोग किया गया है। यह संस्कृति आगे द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व से जुड़ गई, अर्थात इस ताम्रपाषाण संस्कृति का परावर्ती स्थलों में से घेरेदार कुएं, पक्की ईंटें एवं नगरों से संबंध था। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो आपका सही उत्तर है भोजक या फिर ग्राम भोजक। पाली गांवों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था या फिर ग्राम भोजक के भी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्यकटक। तो आपका सही उत्तर है अवंतिका। उज्जैन के प्राचीन नामक उज्जैनी था और यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न, नंदवंश के संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो आपका सही उत्तर है महापद्मनंद। नंदवंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंदवंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्मनंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गई थी। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आपके जितने भी प्रश्नों के सही उत्तर हुए होंगे आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और इसके बाद फिर हम आपको देखना चाहते हैं कि आप मेरा पढ़ाया हुआ आपके कितने काम का बनता चला जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले टेस्ट के लिए साथ। उसमें हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।